अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 यूनियन के बारे में। तो यूनियन का जो इस 5 चैप्टर हैं, टोटल 5 चैप्टर हैं, उसमें से जो पहला चैप्टर है वो है एग्जीक्यूटिव। मैं पार्ट 5 को इतना अच्छे से बता दूंगा कि उसके बाद जो पार्ट 6 है वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और मैं इस वीडियोज़ में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही टच कर पाऊँगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है और बहुत लेंथी भी है। हर एक पॉइंट को समझा पाना मुश्किल है, और इस रिवीजन पोर्शन में खासकर हमको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही देखते हुए चलना चाहिए। अब हम देखते हैं पहला आर्टिकल 52 के बारे में। आर्टिकल 52 क्या बोलता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, ये आर्टिकल 52 बताता है। 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन किसके पास होगा? तो वो बता दिया गया, शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। मतलब या तो वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं उस पावर को, और दूसरा सबऑर्डिनेट के थ्रू भी कर सकते हैं एक्सरसाइज। उसके बाद बता दिए 53 के क्लॉज 2 में कि जो भी प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ यूनियन होंगे। मतलब उनके पास ये पावर होगी एज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। उसके बाद बता दिया गया है कि जो इस आर्टिकल 53 में जो भी पावर प्रेसिडेंट के पास है वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और साथ ही साथ प्रिवेंट किया गया पार्लियामेंट को कि वो ट्रांसफ़र करने के लिए कोई लॉ नहीं बना सकती। अब उसके बाद आते हैं सेक्शन आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 54 ये बोलता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में बता दिया गया कि जो इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाएगा। अब इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ जो प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज होगा उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? तो पहला बता दिया गया है इलेक्टेड मेंबर्स। ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए, कोई भी मेंबर नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा, ये दोनों ही आने चाहिए। इस इलेक्टेड मेंबर जो भी होंगे लोकसभा और राज्यसभा के, वो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में आएंगे। और जो इलेक्टेड मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, मतलब जो विधान सभा होती है एक स्टेट की, उसमें जितने इलेक्टेड मेंबर होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल को इसका पार्ट नहीं बनाया गया है। तो कौन कौन होंगे? तो 3 लोग होंगे, एक तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, दूसरे इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, और तीसरे इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा, या जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली बोले जाते हैं। अब आते हैं सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर 55 में। आर्टिकल 55 में बात करते हैं मैनर ऑफ इलेक्शन। आर्टिकल 54 हो गया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55 है मैनर ऑफ इलेक्शन, किस हिसाब से और कैसे इलेक्शन होगा। तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा पहले हम देखते हैं कि इसका जो इलेक्शन होगा, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा, उसके लिए इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसको आपको याद रखना है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब जो सीक्रेट बैलेट है उसमें से वोटिंग होगी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा। मतलब जैसे 4 लोग खड़े हैं प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के रूप में, तो आपको उनको नंबर देना होगा कि मैं 1 नंबर किसको चाहता हूँ, फिर दूसरा किसको, तीसरा किसको, चौथा किसको। तो ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। उसके हिसाब से वोटिंग होगी सीक्रेट बैलेट के अंतर्गत। अब उस वोट में किसका क्या वैल्यू रहेगा, क्योंकि वोट की वैल्यू होना जरूरी है। तो वोट की जो वैल्यू है, एक एमएलए की जो वोट की वैल्यू होगी वो है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय इलेक्टेड जितने टोटल इलेक्टेड मेंबर्स वहाँ के हैं वो इनटू 1000। इसका जो निकलेगा रिजल्ट वो एक वैल्यू होगी एक एमएलए की। उसके बाद उसको हम टोटल एमएलए से इक्वल इनटू कर लेंगे, तो जो स्टेट की टोटल वैल्यू निकल जाएगी कि कितने वोट हैं उस टोटल स्टेट में। अब आते हैं हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वैल्यू पे। एक एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट की वैल्यू होगी जो टोटल वैल्यू होगी वोट्स ऑफ स्टेट। मतलब हमने अभी एक एमएलए की वैल्यू निकाली, उससे टोटल एमएलए की इंटू किए, तो उस स्टेट का टोटल वोट वैल्यू निकला। अब सारे स्टेट और यूटीज के टोटल वैल्यू को हम ऐड करेंगे
उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। जितने भी मेंबर हैं टोटल मेंबर लोकसभा और राज्यसभा के टोटल मेंबर को हम उससे डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा एक MP, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट की वैल्यू। अब आते हैं हम इसके बाद आर्टिकल 56 में। आर्टिकल 56 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कितना होगा, तो 5 ईयर होगा। 5 ईयर कहाँ से काउंट किया जाएगा, तो डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, जिस दिन वो एंटर किए हैं उस ऑफिस में, वहाँ से 5 ईयर काउंट होगा। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट ए प्रेसिडेंट जो है अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, इन राइटिंग टू वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। इसका जो बी पार्ट है वो ये बोल रहा है कि प्रेसिडेंट अगर वायलेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन करने पे उनको रिमूव किया जा सकता है, और जो इसके रिमूवल प्रोसीजर होगी वो आर्टिकल 61 में दी गई है, जिसको हम इम्पीचमेंट के नाम से भी जानते हैं। इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का, जो कि दिया हुआ है इम्पीचमेंट प्रोसीजर आर्टिकल 61 के अंतर्गत, अगर वो वायलेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का तब। फिर सी में बता दिया गया प्रेसिडेंट शैल नॉट विद स्टैंडिंग द टर्म ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, मतलब प्रेसिडेंट जब तक उस ऑफिस को होल्ड करके रखेंगे जब तक कोई सक्सेसर एंटर नहीं कर जाता। और जब भी ये रेजिग्नेशन दे रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट को, तो जो रेजिग्नेशन एड्रेस किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को, उसको तुरंत ही कम्युनिकेट किया जाएगा स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल को। जो हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा के स्पीकर को तुरंत बताया भी जाएगा। फिर आते हैं हम आर्टिकल 57 में एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। जो पर्सन अ पर्सन हु होल्ड्स और हु हैज़ हेल्ड ऑफिस एज प्रेसिडेंट, मतलब कोई भी पर्सन एज ए प्रेसिडेंट था तो उसको वापस से एलिजिबल होगा वो री इलेक्शन के लिए। आर्टिकल 58 में बता दीजिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होंगे, तो क्वालिफिकेशन में बता दीजिए कि पहला सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, दूसरा कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, मतलब 35 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए, तीसरा क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। ये एक इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा के लिए वो एलिजिबल होने चाहिए, मतलब जो लोकसभा के लिए क्वालिफिकेशंस लगती हैं वो होना जरूरी है। और जो लोकसभा की क्वालिफिकेशंस है वो आर्टिकल 84 में मेंशन है। और आर्टिकल 58 के क्लॉज 2 में बता दिया गया है कि जो भी पर्सन एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट हो रहा है वो एलिजिबल नहीं होगा अगर कोई उसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके रखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट के अंतर्गत। और इसी के एक्सप्लेनेशन में बता दिया गया कि ये जो ऑफिस है वो ऑफिस अगर प्रेसिडेंट का, मतलब वो एज अ प्रेसिडेंट है या फिर वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट है या फिर वो यूनियन या फिर वो गवर्नर है किसी स्टेट के या फिर कोई मिनिस्टर है यूनियन या फिर स्टेट के अंतर्गत, तब वो ऑफिस चलेगा। लेकिन अगर कोई इससे अदर ऑफिस है तो वो होल्ड नहीं कर सकते। और अगर वो इनमें से किसी को भी होल्ड कर रहे हैं तो इसको पहले छोड़ना होगा, उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद बता दिया गया आर्टिकल 59 के अंतर्गत कि कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, क्या क्या कंडीशन होंगी प्रेसिडेंट ऑफिस की। तो इसमें बता दिया गया जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी हाउस के मेंबर नहीं होना चाहिए, हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के भी मेंबर नहीं होना चाहिए और पार्लियामेंट के भी मेंबर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर वो कोई ऐसा रखते भी हैं तो उसको उनको वैकेट करना होगा, वैकेट हिज सीट इन दैट हाउस। अगर वो एज अ प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो जो सीट होगी वो वैकेट हो जाएगी। उसके बाद प्रेसिडेंट शेल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। उसके बाद बता दिया गया है इनके इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस के बारे में। इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस जो होंगे प्रेसिडेंट के वो डिमिनिश नहीं होंगे टर्म ऑफ ऑफिस खत्म होने के बाद भी। अब आते हैं सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर 60। आर्टिकल 60 में बता दिया गया है ओथ और एफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनके एब्सेंस में कोई भी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर अवेलेबल है तो वो दिलाएंगे प्रेसिडेंट को ओथ। अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 61 में। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें बताया गया इम्पीचमेंट प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब इम्पीचमेंट कैसे होगा, तो ये होगा प्रेसिडेंट अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तब कोई भी आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उनके ऊपर ये चार्ज लगाया जा सकता है।
और ऐसा चार्ज लगाने के लिए नो सच चार्ज शैल बी प्रिफर्ड अनलेस, ऐसा कोई भी चार्ज प्रिफर नहीं किया जाएगा जब तक जो प्रपोजल है वो एज अ रिजोल्यूशन मूव किया जाएगा, मतलब एज अ रिजोल्यूशन उसको मूव किया जाएगा पार्लियामेंट में, और उसके लिए उनको उस रिजोल्यूशन को मूव करने के 14 दिन के एक नोटिस दी जाएगी इन राइटिंग, जो कि साइन की जाएगी नॉट लेस देन 1/4 मेंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द हाउस, मतलब उस हाउस के 1/4 1/4 लोग साइन करेंगे उस रिजोल्यूशन पे, और उनको फिर 14 दिन का एक नोटिस ग्रांट किया जाएगा राइटिंग में, और साथ ही साथ वो रिजोल्यूशन जो है वो पास किया जाएगा बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। मतलब ये बता दिया गया है कि वो रिजोल्यूशन अगर राज्यसभा प्लस लोकसभा के 2/3 मेजोरिटी से पास होता है, इनकी टोटल मेजोरिटी का 2/3 से उस रेजोल्यूशन को पास किया जाना जरूरी है, तभी वो इम्पीचमेंट प्रोसीजर का जो चार्ज है वो कंप्लीट होगा। और साथ ही साथ इसमें ये बता दिया गया है कि अगर कोई चार्ज प्रीफर किया गया है किसी, जैसे कि हम मान के चलते हैं कि लोकसभा में ये प्रीफर किया गया, और कोई भी आइदर हाउस में प्रीफर किया जा सकता है ये चार्ज, और जो अदर हाउस है, जैसे हम मान के चल रहे हैं कि लोकसभा में प्रीफर हुआ, तो जो राज्यसभा होगा वो इन्वेस्टिगेट करेगा उस चार्ज पे, और प्रेसिडेंट हैज शैल हैव द राइट टू अपीयर एंड रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद अगर वो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिजोल्यूशन वो कंप्लीट हो जाती है, तब जो है वो टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, मतलब जिस हाउस ने इन्वेस्टिगेशन किया है उसका 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप से वो चार्ज पास होना चाहिए, तभी ये इम्पीचमेंट प्रोसीजर कंप्लीट होगा। यहाँ पे मैंने लोकसभा और राज्यसभा में एक साथ ऐड कर दिया था 2/3, लेकिन यहाँ पे मैं ऑब्लिक लगाना चाहिए था मुझे, क्योंकि ये जो रिजोल्यूशन जो जहाँ पे चार्ज लाया गया है उसका 2/3 है, मतलब ये जो टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस है, जहाँ पे पहले चार्ज आया वहाँ का अगर लोकसभा में आया तो उसका 2/3 और राज्यसभा में आया तो उसका 2/3, और उसके बाद ये आगे बढ़ के जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए दूसरे हाउस में, तो दूसरे हाउस का भी 2/3 लगेगा, मतलब ऑल इन ऑल दोनों मेंबर के 2/3 टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस लगेंगे, तभी ये पास होगा रिजोल्यूशन, और उसके बाद ही प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। अब आगे बता दिया गया सेक्शन आर्टिकल 62, जिसमें एक सिंपल बताया गया है कि टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल। इसमें यह बता दिया गया कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन हो जाता है, रिमूवल हो जाता है, तो तुरंत ही प्रेसिडेंट की जगह पे एक नया व्यक्ति को अपॉइंट करना जरूरी है, और जब पता है कि प्रेसिडेंट का टर्म जो है वो एक्सपायर होने वाला है, मतलब 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो उसके 6 महीने पहले ही एक इलेक्शन करा लिया जाएगा और उससे नया प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाएगा, जिससे इसी से एक लाइन निकली है कि प्रेसिडेंट का जो पद है वो कभी खाली नहीं रहना चाहिए। अब आते हैं सेक्शन आर्टिकल नंबर 63 के अंतर्गत। आर्टिकल नंबर 63 में बता दिया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में बता दिए गए देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 में सिंपल है कि वाइस प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 64 में बता दिया गया कि वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब जो राज्यसभा है उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, कौन? वाइस प्रेसिडेंट। एंड शेल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस फॉर प्रॉफिट, कोई अदर ऑफिस को वो प्रॉफिट के लिए होल्ड नहीं करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 65 में बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो एक्ट एज प्रेसिडेंट करेंगे, मतलब अगर डेथ हो जाता है, रेजिग्नेशन हो जाता है, रिमूवल हो जाता है प्रेसिडेंट का, तब वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो एक्ट एज प्रेसिडेंट करेंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 66, जिसमें इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया। इलेक्शन कैसे होगा वाइस प्रेसिडेंट का? तो इसका भी इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज से होगा, पहली बात तो, और इसमें जो मेंबर होंगे इलेक्टोरल कॉलेज के वो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट होंगे। जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, इन दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर इस इलेक्टोरल कॉलेज को फॉर्म करेंगे, जो कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगी। अब इसके लिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या लगेगा?
तो क्वालिफिकेशन में पहला बता दिया कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, और तीसरा ये बता दिया गया है कि वो क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मतलब जैसे कि प्रेसिडेंट के लिए बताया गया था कि उनको लोकसभा के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए बता दिया गया है कि उनको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए एलिजिबल होना चाहिए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, हमने अभी देखा, तो इसीलिए इनको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए एलिजिबल होना ज़रूरी है। तो आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं कि क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, इसलिए इनको एलिजिबल होना है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए। तो आर्टिकल 67 क्या बोलता है? आर्टिकल 67 बोलता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कितना टर्म होगा, तो 5 ईयर फ्रॉम द डेट ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। इसमें बता दिया प्रोविजन में पहला कि वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, तो वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे। मतलब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए एक रिजोल्यूशन लाना होगा, और वो रिजोल्यूशन कहाँ पे लाया जाएगा, तो वो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस पार्लियामेंट के हाउस में ये रिजोल्यूशन आता है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का, तो ये है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसको जितने बार आप याद कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में आ चुका है। उसके बाद ये रिजोल्यूशन मेजॉरिटी के साथ पास होना चाहिए ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, मतलब जो भी उस समय प्रेजेंट हैं और जितने भी टोटल मेंबर हैं वहाँ के सिंपल मेजॉरिटी से इसको पास होना चाहिए। बट नो रिजोल्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज शैल बी मूव्ड अनलेस, उसके लिए पहले 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है। उसके बाद सी में बता दिया गया वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट विथस्टैंडिंग द टर्म ऑफ, इसमें बता दिया गया कि वाइस प्रेसिडेंट अपना ऑफिस तभी छोड़ेंगे जब तक कोई सक्सेसर उनका ऑफिस में आ नहीं जाता। उसके बाद आर्टिकल 68 में बताया गया है, आर्टिकल 68 में बताया गया कि टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब वाइस प्रेसिडेंट की जो डेथ हो जाती है या फिर रेजिग्नेशन हो जाता है, रिमूवल हो जाता है, तब क्या होगा, तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्शन होंगे और वो इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम। मतलब अगर वाइस प्रेसिडेंट की टर्म खत्म होने वाली है तो उसके टर्म के पहले इलेक्शन हो जाएगा, या फिर उनकी डेथ, रेजिग्नेशन या रिमूवल हो जाता है, तो जैसे ही ये होता है उसके तुरंत बाद ही इलेक्शन कराया जाएगा, और इलेक्शन करा के जो नया व्यक्ति आएगा वो होल्ड करेगा ऑफिस फॉर फुल टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ विच ही एंटर्स द ऑफिस। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 69 में। 69 एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि ओथ कौन दिलाएगा वाइस प्रेसिडेंट को, तो जो ओथ है वो दिलाया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलाएगा ओथ, तो प्रेसिडेंट दिलाएगा। अब आते हैं डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज, मतलब कंटिजेंसी होने पे प्रेसिडेंट जो है वो अपने डिस्चार्ज करेंगे कुछ फंक्शंस को। जैसे सेक्शन 70 में बता दी गई अगर कोई भी कंटिजेंसी होती है, कंटिजेंसी को आकस्मिकता मतलब कोई भी ऐसी परिस्थिति जो कि होनी नहीं थी और हो गई है, तब उसमें प्रेसिडेंट ही डिस्चार्ज करेंगे अपने फंक्शंस को। उसके बाद आता है 71, और इसके लिए जो है पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। अब आते हैं आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इसलिए पूछा जाता है कि जब भी कोई मैटर इलेक्शन का है, वो भी इलेक्शन किसका, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का, इसको लेकर अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो किसके द्वारा इंक्वायर किया जाएगा, तो ये बता दिया गया डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, और इसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 72 में। 72 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें बताया गया प्रेसिडेंट की पार्डन की शक्ति, सस्पेंड, रेमेट, कम्यूट इन सर्टेन केसेस। तो प्रेसिडेंट की जो पार्डन की शक्ति है वो कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है यूके से ये चीज़ को हमने लिया है। और इसमें बता दी गई प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ग्रांट कर सकते हैं पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, और सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट कर सकते हैं।
पार्डन मतलब माफ़ करना, रिप्राइव मतलब टेम्पररी सस्पेंड करना, कुछ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को, डेथ सेंटेंस को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना। और रिस्पाइट में बताया गया है कि ये एक लेसर पनिशमेंट देना, जैसे कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको डेथ पेनल्टी दी गई है तो उसको लेस किया जा सकता है, रिस्पाइट बोलेंगे उसको। रेमिशन ऑफ पनिशमेंट मतलब कुछ रिडक्शन कर देना, जैसे 1 साल की पनिशमेंट थी तो उसको 6 महीना कर देना, ये होगा रेमिशन। उसके बाद सस्पेंड मतलब कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना। और कम्यूट मतलब टोटल जो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये बोला जाता है कम्यूटेशन को, प्रोसेस को। अब आते हैं हम इसके प्रेसिडेंट के आगे पावर्स पे, जो ये बताया गया है कि क्लॉज ए में प्रेसिडेंट जो हैं वो सारे केसेस, ऑल द केसेस वेयर पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल, ऐसे केसेस जो कि ऐसे सेंटेंसेस या पनिशमेंट जो कि कोर्ट मार्शल के द्वारा सुनाए गए हैं, उन सारे केसेस पे भी ये पार्डन और ये सब जो अपनी पावर्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ है कि नथिंग इन क्लॉज सब ए ऑफ क्लॉज 1 शैल इफेक्ट द पावर कन्फर्ड। अगर वो जो कोर्ट मार्शल के द्वारा ऐसे व्यक्ति को सुनाया गया, ये जो कोर्ट मार्शल का जो पनिशमेंट है वो किसको दिया गया है, एक ऑफिसर है जो कि आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन का है, तो उसको हम जो प्रेसिडेंट है वो सस्पेंड नहीं कर सकते, रेमिट नहीं कर सकते और कम्यूट नहीं कर सकते उस सेंटेंस को। अब आगे आता है क्लॉज बी में कि इन ऑल केसेस वेयर पनिशमेंट और सेंटेंस फॉर एन ऑफेंस, ऐसा जहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड करता है, तो उस पर वो अपनी ये जो पावर है पार्डन की, पार्डन करने की, रिप्राइव, रेमिट और कम्यूट करने की, वो उसको एक्सटेंड और यूज़ एक्सरसाइज कर सकते हैं। वहीं पे क्लॉज सी में बता दिया गया इन ऑल केसेस वेयर सेंटेंस इन इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ, अगर सेंटेंस ऑफ डेथ है तो भी उसको वो पार्डन और बाकी अपने जो पावर्स हैं उसके 72 को वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन इसका भी सी का एक एक्सेप्शन है क्लॉज 3 में, इसमें बता दिया गया कि जब भी सेंटेंस ऑफ डेथ होगा, वो अगर सेंटेंस ऑफ डेथ एक्सरसाइजेबल बाय गवर्नर है, मतलब उसमें जो है सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट का जो पावर है वो गवर्नर के पास है तब, और वो जो गवर्नर ऑफ स्टेट के पास है तब प्रेसिडेंट उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मतलब तब सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट अगर वो सेंटेंस ऑफ डेथ एक्सरसाइजेबल है गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा। अब हम आते हैं इसके आर्टिकल 73 में। 73 में बता दिया गया एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। तो इसमें सिर्फ इतना ही सा इम्पोर्टेंट है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना के अपने पावर को एक्सटेंड कर सकती है। उसके बाद आर्टिकल आते हैं 74 में। आर्टिकल 74 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 74 बोलता है काउंसिल ऑफ स्टेट टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। तो इसका जो फर्स्ट क्लॉज है वो ये बोलता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो कि प्राइम मिनिस्टर उसके हेड होंगे, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, किस चीज़ के लिए, एड और एडवाइस देने के लिए प्रेसिडेंट को, और हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, मतलब जो प्रेसिडेंट हैं उनको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस मानना मैंडेटरी है। और ये जो पोर्शन है, ये जो क्लॉज 1 है वो ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट को मानना मैंडेटरी है, ये किस अमेंडमेंट से आया है, तो ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। अब इसमें एक प्रोविजन ये दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट चाहे तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है उसको रिकंसिडर करने के लिए बोल सकते हैं, और अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वापस से रिकंसिडर करके वही एडवाइस को वापस टेंडर कर दें तब उनको ये चीज़ को मानना जरूरी हो जाएगा। प्रेसिडेंट शेल एक्ट इन अकॉर्डेंस, मतलब प्रेसिडेंट को वो चीज़ मानना ज़रूरी हो जाएगा। तो जब भी रिकंसिडरेशन का वर्ड अगर दिखता है तो ये जो अमेंडमेंट है ये है 44th अमेंडमेंट, मतलब 42nd अमेंडमेंट से ये एडवाइस मानना मैंडेटरी हुआ, और 44th अमेंडमेंट से रिकंसिडरेशन अगर होकर आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से तो उसको मानना मैंडेटरी है, ये 44th अमेंडमेंट से आया। और जो भी एड और एडवाइस होगी उसको कोर्ट के द्वारा इंक्वायर नहीं किया जा सकता। अब आते हैं आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 75 भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इसमें बता दिया गया अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर,
तो प्राइम मिनिस्टर का जो होगा वो अपॉइंटमेंट होगा, ये यहाँ पे बताया गया आर्टिकल 75 में। और इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट करेगा। और अदर्स मिनिस्टर का भी अपॉइंटमेंट होगा, और वो कैसे होगा, तो प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा। अब हम जानते होंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होता है एक, उसके अंतर्गत कितने मेंबर को ऐड किया जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे वो होंगे नॉट एक्सीडिंग 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। मतलब हाउस ऑफ पीपल मतलब जो कि लोकसभा है उसका टोटल 15% ही इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत ऐड किया जा सकता है। और वहीं 75 का जो क्लॉज 2 है वो ये बोलता है, आर्टिकल 75 क्लॉज 2 ये बोलता है कि ये जो मिनिस्टर्स हैं वो होल्ड करेंगे ऑफिस को टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और 75 का क्लॉज 3, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा किसको, हाउस ऑफ पीपल को। अब आते हैं हम आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 76 भी इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया को कौन अपॉइंट करेगा, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। और इनका जो क्वालिफिकेशन होगा, क्वालिफिकेशन में बता दिए, हु इज़ अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि आर्टिकल 124 में क्वालिफिकेशन दी हुई है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए। वो क्वालिफिकेशन अगर हैं तो उसको एज अ अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया बनाया जा सकता है। और अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी होगी कि वो एडवाइस करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑन लीगल मैटर्स पर। और साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल के पास राइट ऑफ ऑडियंस होगा इन ऑल कोर्ट्स ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के सारे टेरिटरी में उसको राइट ऑफ ऑडियंस होगा, किसको, अटॉर्नी जनरल को। और अटॉर्नी जनरल शेल होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्लेजर तक वो होल्ड करके रख सकते हैं ऑफिस को। अब आते हैं आर्टिकल 77 में। आर्टिकल 77 बताते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या होगा, तो जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो किसके नाम पे होंगे, तो वो प्रेसिडेंट के नाम पे होगा। अब आते हैं हम इसके बाद आर्टिकल नंबर 78 ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 78 सिर्फ इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या होंगी, कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सारे डिसीजंस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिए गए वो प्रेसिडेंट को बताएं और फर्निश करें इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन और अफेयर्स ऑफ यूनियंस एंड प्रपोजल फॉर रजिस्ट्रेशन एज प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। तो ये सारा काम जो भी प्रेसिडेंट मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर जानते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ले रही है उसको कम्युनिकेट करने का जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, कि प्राइम मिनिस्टर उसको कम्युनिकेट करेंगे, उनकी ड्यूटी है। और फर्निश करेंगे इन्फॉर्मेशन किसको, प्रेसिडेंट को। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट यहाँ पे।